Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dunga College, Bikaner. In this presentation, I will explain vital force theories and root pressure theory related to mechanism of ascent of sap. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको रसारोहण से संबंधित जैविक बल सिद्धांत और मूल दाब सिद्धांत को समझाऊंगा. The ascent of sap can be explained easily in small trees and herbaceous plants, but in tall trees like Australian eucalyptus, some conifers like sequoia, sequoia dendron, metasequoia, which are among the tallest trees, more than 300 feet, the water has to rise up to a height of several hundred feet. Therefore, any theory must satisfactorily explain ascent of sap in such tall trees together with the rate of water transport and quantity of water transported. छोटे वृक्षों में या छोटे शाकीय पादपों में रसारोहण की क्रिया को यानी जल के ऊपरी मुखी चालन की क्रिया को आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि इन पादपों की ऊंचाई कम होती है तो आसानी से पादप जड़ों से वायवीय भाग तक पहुंच सकता है. लेकिन बहुत लंबे वृक्षों में जैसे कि ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस की बात करें या कुछ कोनिफर्स जो कि जिम्नोस्पर्म्स का एक समूह है, जैसे सिकोया, सिकोया डेंड्रोन, मेटासिकोया, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे पादपों में से कुछ पादपों के नाम हैं जिनकी लंबाई 300 फीट तक हो सकती है. तो चूंकि पादपों की लंबाई 300 फीट तक है, अर्थात इतनी ऊंचाई तक जल का ऊपरी मुखी चालन रसारोहण की क्रिया के द्वारा होता है. अतः कोई भी सिद्धांत जो कि रसारोहण को समझाने के लिए दिया जाएगा वह पूर्ण रूप से संतुष्ट तभी कर पाएगा जब वह इतनी ऊंचाई तक जल के चालन को समझाने में समर्थ हो, साथ ही साथ इतनी ऊंचाई तक जल के चालन की गति को भी समझाने में समर्थ हो, और साथ ही साथ जितनी मात्रा में जल इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है उस सिद्धांत के द्वारा यह भी समझाया जाना आवश्यक होगा कि क्या उस सिद्धांत के द्वारा इतनी मात्रा में या इतनी अधिक मात्रा में जल इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है. तो जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किया जाए वह इन सभी बातों को समझाने में समर्थ होना चाहिए. ऊंचाई जहां तक पादप के द्वारा रसारोहण किया जा रहा है, जल की मात्रा जो कि रसारोहण के द्वारा पादप के टॉप तक पहुंचाई जा रही है, और साथ ही साथ जल के स्थानांतरण की दर, जिस दर के द्वारा जल पहुंचता है वह दर भी उस सिद्धांत के द्वारा समझाई जानी आवश्यक है. Three types of theories were proposed to explain mechanism of ascent of sap. रसारोहण को समझाने के लिए मुख्यतः तीन प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे. फर्स्ट, वाइटल फोर्स थ्योरीज, पहला सिद्धांत जो जैविक बल सिद्धांत कहलाता है. दूसरा, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत. और तीसरे प्रकार के सिद्धांतों को फिजिकल फोर्स थ्योरीज कहा जाता है. द थर्ड टाइप ऑफ थ्योरीज आर नोन एज फिजिकल फोर्स थ्योरीज, भौतिक बल सिद्धांत. तो फर्स्ट इन दिस प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन वाइटल फोर्स थ्योरीज. इस प्रस्तुतिकरण में मैं जैविक बल सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा. अकॉर्डिंग टू दिस, द फोर्स जनरेटेड बाय वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप. इस या इन सिद्धांतों के अनुसार पादप की सजीव कोशिकाओं के द्वारा एक बल निर्मित होता है, और सजीव कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होने वाला यह बल ही रसारोहण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है. दिस व्यू वॉज सपोर्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन जाइलम. यह सिद्धांत इसलिए प्रस्तुत किए गए क्योंकि जाइलम में सजीव कोशिकाएं भी उपस्थित होती है जाइलम मृदुतक के रूप में. तो इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि जाइलम में जाइलम मृदुतक के रूप में सजीव कोशिकाएं पाई जाती है, तो इन सजीव कोशिकाओं की ही गतिविधि के द्वारा कोई बल निर्मित होता है, और यही बल रसारोहण के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा माना गया था. द फॉलोइंग वाइटल फोर्स थ्योरीज वर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म. तो मूल सिद्धांत तो यह था कि जाइलम के सजीव कोशिकाओं के द्वारा एक बल निर्मित किया जाता है जो रसारोहण के लिए उत्तरदायी है. अब यह सजीव कोशिकाएं कौन सी है और किस प्रकार से रसारोहण होता है उसको समझाने के लिए कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे. हाउ दीज लिविंग सेल्स आर generating a force which is responsible for ascent of sap. So to explain this, some theories were proposed. Of these theories, first theory was proposed by Wester Mayer. सबसे पहला सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वेस्टर मेयर के द्वारा 1883-84 में प्रस्तुत किया गया था. The first vital force theory was proposed by him. According to him, vital activities of xylem parenchyma cells are responsible for ascent of sap.
तो उनके सिद्धांत के अनुसार जाइलम में जो सजीव मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है वही रसारोहण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। एंड द जाइलम वेसल्स and tracheids merely act as water reservoirs in which water is held by capillary action. So since xylem vessels and xylem tracheids are dead cells, so according to Westermeyer, these cells do not have any role in ascent of sap. They merely act as water reservoirs to store water, and this water is held in these dead vessels and tracheids by capillary action. इस सिद्धांत के अनुसार जाइलम मृदुतक कोशिकाएं रसारोहण के लिए उत्तरदायी होती है और जाइलम में जो मृत कोशिकाएं होती हैं जो वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के रूप में पाई जाती है वह केवल जल संग्राही कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है जिसमें जल केशिका क्रिया के द्वारा बना रहता है या उसमें संग्रहित किया जाता है केशिका क्रिया के द्वारा। वेस्टरमेयर ने इसको समझाने के लिए कोई क्रियाविधि प्रस्तुत नहीं की, उन्होंने केवल यही बताया कि जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स जल के रसारोहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकेंड वाइटल फोर्स थ्योरी was proposed by Godlewski। दूसरा जैविक बल सिद्धांत गॉडलेवस्की नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1884 में प्रस्तुत किया गया। दिस थ्योरी इज नोन एज रिले पंप थ्योरी और क्लैम्बरिंग थ्योरी। इस सिद्धांत को रिले पंप सिद्धांत कहा जाता है या क्लैम्बरिंग सिद्धांत कहा जाता है। According to this, the xylem parenchyma cells draw water from lower xylem vessels when their OP is high। इसके अनुसार जो जाइलम की मृदुतक कोशिकाएं होती है, इस चित्र के अंदर इसको प्रदर्शित किया गया है। यह जाइलम की वाहिका है जो कि एक मृत कोशिका होती है और इसी के साथ पूरी लंबाई के अंदर यानी वाहिकाओं के साथ ही पूरी लंबाई के अंदर जाइलम की मृदुतक कोशिकाएं भी संलग्न पाई जाती है। तो वेसल इट इज ए डेड सेल, यह एक मृत कोशिका है वाहिका और इसके साथ सजीव जाइलम मृदुतक कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इसके अनुसार द जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम लोअर जाइलम वेसल्स व्हेन देयर ओपी इज हाई। अर्थात जब इस जाइलम मृदुतक कोशिका का परासरण दाब उच्च होता है वेसल में उपस्थित जल की तुलना में, यानी वाहिका में जो जल है उसका परासरण दाब कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो चूंकि जल कम परासरण दाब वाले क्षेत्र से अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र विलेन की ओर जाता है तो वाहिका से जल का मूवमेंट जाइलम मृदुतक कोशिका में हो जाता है क्योंकि मृदुतक कोशिका का परासरण दाब अधिक है। एंड देन दिस water is pumped into vessels positioned above them when OP is low। और ऊपरी भाग के अंदर जब परासरण दाब जाइलम मृदुतक कोशिका में कम होता है और वेसल में अधिक होता है तो उस स्थिति के अंदर मृदुतक कोशिका से जल पुनः वेसल में स्थानांतरित कर दिया जाता है या मूव कर दिया जाता है क्योंकि जल यहाँ लो ओपी वाले क्षेत्र से अधिक ओपी वाले क्षेत्र की ओर यानी जाइलम मृदुतक कोशिका से जाइलम वाहिका में प्रवाहित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी मृदुतक कोशिका में नीचे की ओर वाहिका से जल मृदुतक कोशिका में प्रवेश करेगा और फिर ऊपर की ओर पुनः मृदुतक कोशिका से वाहिका में प्रवेश कर जाएगा। इस पूरे चित्र में देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ जब ओपी मृदुतक कोशिका में हाई होगा तो यहाँ से जल मृदुतक कोशिका में आएगा और फिर इस स्थान पर ओपी कम होने के कारण यहाँ से पुनः जाइलम वाहिका में चला जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से हाई ओपी यहाँ होने पर पुनः वाहिका से जाइलम मृदुतक कोशिका में आएगा और यहाँ ओपी लो होने पर पुनः यहाँ से वाहिका में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक सीढ़ी नुमा संरचना के रूप में जल एकांतर क्रम में वाहिका से जाइलम मृदुतक कोशिका में और फिर मृदुतक कोशिका से वापस जाइलम वाहिका में जाता है। इसी कारण इस सिद्धांत को क्लैम्बरिंग थ्योरी कहा जाता है यानी एक सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहा जाता है। सीढ़ी के रूप में जल धीरे धीरे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवाहित होता हुआ ऊपर की ओर चालित होता है या उसका अपवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है और यह जो गति होती है वह इन मृदुतक कोशिकाओं में के परासरण दाब के मान में आवर्ती परिवर्तन के कारण होती है। अर्थात इन जाइलम मृदुतक कोशिकाओं का परासरण दाब निरंतर परिवर्तित होता रहता है, कभी उच्च होता है कभी कम होता है। Sometimes these have high OP, sometimes these have low OP। So when they have high OP, they draw water from the vessels, and when their OP is low, then they pump water again into the vessels। जब इन कोशिकाओं का परासरण दाब उच्च होता है तो वाहिकाओं से जल इनमें प्रवेश कर जाता है, जब इनका परासरण दाब कम होता है तो यहाँ से जल पुनः वाहिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार से वाहिका से जाइलम मृदुतक कोशिका, फिर पुनः वाहिका में, फिर वापस जाइलम मृदुतक कोशिका में, फिर पुनः वाहिका में, इस तरीके से जल गति करता हुआ ऊपर की ओर चालित होता है। वाटर इज ट्रांसलोकेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन।
So thus ascent of sap takes place due to pumping activity of living xylem parenchyma and medullary ray cells. तो इस क्रिया में xylem की मृदुतक कोशिकाओं के साथ साथ मज्जारश्मि कोशिकाओं का भी योगदान हो सकता है। तो इन xylem मृदुतक कोशिकाओं और मज्जारश्मि कोशिकाओं के परासरण दाब के मान में आवर्ती परिवर्तन के कारण जल ऊपर की ओर चालित होता है या रसारोहण की क्रिया होती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली एंड वाटर राइजेस अपवर्ड इन xylem इन स्टेयरकेस पाथ। तो इस प्रकार से सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के रूप में जल का ऊपरी मुखी चालन जाइलम मृदुतक कोशिकाओं और मज्जारश्मि कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन के कारण होता है। This theory was discarded by experiments of Strasburger, who demonstrated that ascent of sap continues even in the stems in which living cells have been killed by the uptake of poisons. तो यह सिद्धांत स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा नकार दिया गया। उन्होंने यह बताया कि जब किसी कोशिका के किसी पादप के अंदर विष का प्रयोग करके यदि सजीव कोशिकाओं को मार दिया जाए, किल कर दिया जाए, उसके उपरांत भी रसारोहण की क्रिया होती रहती है। अर्थात रसारोहण की क्रिया में सजीव कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जबकि यह सिद्धांत यह कहता है कि जाइलम की जो सजीव कोशिकाएं हैं वही जल के रसारोहण के लिए उत्तरदायी है। और स्ट्रासबर्गर ने सिद्ध किया कि यदि इन सजीव कोशिकाओं को विष के द्वारा मार दिया जाए, उसके उपरांत भी रसारोहण की क्रिया होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रसारोहण के लिए इन सजीव कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है और इस प्रकार से इस सिद्धांत को वर्तमान में स्वीकार्यता प्रदान नहीं है। Then another theory was theory of Jense, which was proposed in 1887. एक अन्य सिद्धांत जेंसे का सिद्धांत है जो 1887 में प्रस्तुत किया गया था। According to this, medullary ray cells draw water from lower vessels and transfer it to vessels situated above them. The water moves in upward direction in medullary ray cells due to protoplasmic streaming. लगभग इसी प्रकार का सिद्धांत जेंसे के द्वारा दिया गया। उनके अनुसार भी जो मज्जारश्मि की कोशिकाएं होती है वह जाइलम की वाहिकाओं से जल ग्रहण करती है और फिर अपने ऊपर स्थित वाहिकाओं में स्थानांतरित कर दी जाती है। लेकिन इस स्थानांतरण की क्रियाविधि के लिए जो बल उन्होंने माना वह इन मज्जारश्मि कोशिकाओं में होने वाली प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को माना, जीव द्रव्य के प्रवाह को माना, जो कि इन कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। तो यह सिद्धांत भी मूलतः रिले पंप थ्योरी के समान ही है, केवल जो फोर्स है वह अलग होती है। रिले पंप थ्योरी के अंदर the periodic change in osmotic pressure was considered responsible for ascent of sap. रिले पंप थ्योरी के अंदर परासरण जाइलम मृदुतक कोशिकाओं के परासरण दाब में जो आवर्ती परिवर्तन होता है उसको रसारोहण के लिए उत्तरदायी माना गया। जबकि जेंसे के सिद्धांत के अंदर मज्जारश्मि कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य प्रवाह होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, उसको रसारोहण के लिए उत्तरदायी माना गया। इन थ्योरी ऑफ जेंसे द प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग taking place in medullary ray cells or living medullary ray cells was held responsible for ascent of sap. So this theory was also discarded because, as we have seen, that if living cells are killed using poisons, even then the ascent of sap takes place. यदि सजीव कोशिकाओं को विष के द्वारा मार दिया जाए उसके उपरांत भी रसारोहण हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सजीव कोशिकाओं का रसारोहण में कोई योगदान नहीं होता। The next theory is pulsation theory, which was proposed by J.C. Bose. स्पंदन सिद्धांत, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के द्वारा 1923 में प्रस्तुत किया गया था, proposed by Jagdish Chandra Bose in 1923. According to this theory, upward translocation of water takes place due to continuous pulsatory activity of living parenchyma cells of innermost cortical layer situated just outside the endodermis. इस सिद्धांत के अनुसार जल का जो रसारोहण होता है वह अंतःत्वचा के ठीक बाहर की ओर स्थित जो वल्कुटी कोशिकाएं होती है, तो अंतःत्वचा या एंडोडर्मिस के ठीक बाहर जो वल्कुट कोशिकाएं होंगी वह वस्तुतः वल्कुट की सबसे भीतरी परत होगी, यह इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल्स होगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो वल्कुट की सबसे भीतरतम परत होती है वहां की जो सजीव मृदुतकीय कोशिकाएं होती है उनकी स्पंदन क्रिया के द्वारा जल का रसारोहण होता है। तो यह एंडोडर्मिस के ठीक बाहर होती है यह कोशिकाएं उपस्थित, और इनमें जो स्पंदन होता है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हृदय में होता है, यह कोशिकाएं निरंतर संकुचित होती है और फैलती है, और इनके संकुचन और फैलने से जो स्पंदन निर्मित होता है या जो बल निर्मित होता है वह रसारोहण के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा जेसी बोस के द्वारा
माना गया। बोस इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक प्रोब apparatus टू डेमोन्स्ट्रेट दिस थ्योरी। इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए बोस ने एक उपकरण भी बनाया जिसे इलेक्ट्रिक प्रोब उपकरण कहा जाता है। यह उपकरण एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ था और इसके द्वारा उन्होंने इस क्रिया को या स्पंदन क्रिया को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। He performed his experiment on Indian telegraph plant. बोस ने अपना यह प्रयोग जो किया था वह भारतीय टेलीग्राफ पादप पर किया था जिसका वानस्पतिक नाम डेस्मोडियम गायरेंस है। So this figure shows electric probe apparatus made by Sir J.C. Bose. So in this there is an needle. This needle is connected to a battery through a wire. Then by another wire this battery is connected to a galvanometer. And then galvanometer is connected to upper part of the plant. So this is structure of electric probe apparatus made by or invented by J.C. Bose. So in this experiment, when the needle of electric probe was inserted into the stem, slowly the galvanometer showed some slow oscillations. जब इलेक्ट्रिक प्रोब apparatus के एक निडल को धीरे धीरे पादप के तने में प्रवेश करवाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कुछ हल्के दोलन देखने को मिलते हैं, स्लो ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं। When the electric probe needle reached the innermost layer of cortex, the galvanometer showed violent oscillations which is attributed to the pulsating activity of these cells. लेकिन जब इस निडल को धीरे धीरे और गहराई में धकेला जाता है और जब यह निडल भीतरी वलकुट की कोशिकाओं तक पहुंचती है यानी एंडोडर्मिस के ठीक बाहर की ओर जो वलकुट कोशिका उपस्थित वहां तक पहुंचती है तो गैल्वेनोमीटर में तीव्र दोलन देखने को मिलते हैं। और जेसी बोस ने यह माना कि भीतरी वलकुट कोशिकाओं में निडल के पहुंचने पर जो यह तीव्र दोलन देखने को मिलते हैं यह तीव्र दोलन वस्तुतः इन भीतरी वलकुट की कोशिकाओं में होने वाले स्पंदन के कारण होते हैं और यही स्पंदन रसारोहण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ऐसा जेसी बोस ने माना। मॉलिश वर्कड ऑन एंटीराइनम प्लांट एंड सपोर्टेड थ्योरी ऑफ बोस। लगभग इसी प्रकार का कार्य एंटीराइनम नामक पादप में मॉलिश नामक वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने बोस के सिद्धांत को समर्थन दिया। बट अदर वर्कर्स कुड नॉट रिपीट हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड मेनी अदर्स फाउंड नो कोरिलेशन बिटवीन पल्सेटरी एक्टिविटी एंड असेंट ऑफ सैप। लेकिन अन्य वैज्ञानिक इस प्रयोग के रिपीट न हो पाने के कारण अन्य वैज्ञानिकों ने इसको समर्थन नहीं दिया और जहां कहीं स्पंदन की क्रिया देखने को भी मिली तो वहां स्पंदन की क्रिया और रसारोहण की क्रिया के बीच में कोई कोरिलेशन या संबंध वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका और इसलिए जेसी बोस के सिद्धांत को भी नहीं माना गया। ऑल द वाइटल फोर्स थ्योरीज वर रिजेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो इस प्रकार से जो चार सिद्धांतों की हमने जैविक बल सिद्धांतों में बात की, वेस्टरमेयर का सिद्धांत, फिर रिले पंप थ्योरी, फिर जेंसे का सिद्धांत और पल्सेशन थ्योरी जो कि जेसी बोस के द्वारा प्रस्तुत की गई, इन सभी को निम्न कारणों से नकार दिया गया। बाउचेरी, स्ट्रॉसबर्गर, ओवरटन used poison, that is picric acid, and excessive heat to kill the living cells of plant twigs and dipped these twigs in water and found continuous ascent of sap, indicating that living cells are not required for ascent of sap. तो जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका हूं कि इन वैज्ञानिकों के द्वारा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल नामक विष का प्रयोग करते हुए पादप की सभी सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर दिया गया, किल कर दिया गया और उसके पश्चात इन टहनियों को जिनमें सजीव कोशिकाओं को पिक्रिक एसिड के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जब जल में डुबाया जाता है तो इन टहनी में भी रसारोहण की क्रिया निर्बाध रूप से होती रहती है। Ascent of sap takes place continuously in these twigs in which living cells have been killed by using picric acid. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सजीव कोशिकाओं की कोई आवश्यकता रसारोहण की क्रिया के लिए नहीं होती है। Living cells are not required for ascent of sap and hence all the vital force theories were discarded. स्ट्रॉसबर्गर ने अपने जो प्रयोग किए थे वह क्वेरकस नामक पादप पर किए थे। Then second objection was that pumping action of living cells should be in between two xylem elements and not on lateral sides. जैसा कि पूर्व के सिद्धांत में, जैसे रिले पंप सिद्धांत में हम देख चुके हैं कि जो पंपिंग की क्रिया होती है वो जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा होती है, जाइलम की मृदुतक कोशिकाओं के द्वारा होती है और वह जाइलम वाहिकाओं के पार्श्व में उपस्थित होती है। तो यह माना जा सकता है कि कोई भी पंपिंग क्रिया विधि यदि होती है तो वह वास्तव में दो जाइलम वाहिकाओं के बीच में कोई संरचना या क्रिया विधि ऐसी होनी चाहिए, बल ऐसा होना चाहिए जो यह पंपिंग क्रिया विधि करे, न कि जाइलम वाहिकाओं के पार्श्व में स्थित हो। Any pumping system should be present
between the vessels and not on the lateral side of the vessels or xylem elements. So because of these reasons, all vital force theories have been discarded. Now after vital force theories, next theory is root pressure theory, मूल दाब सिद्धांत, which was proposed by Priestley and supported by Stephen Hills. इसको प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इसका समर्थन स्टीफन हिल्स के द्वारा किया गया था. रूट प्रेशर we have already discussed in absorption of water. जब हमने जल के अवशोषण की क्रियाविधि की बात की थी तो मूल दाब के बारे में भी बात की थी. रूट प्रेशर is the hydrostatic pressure developing in the root xylem when rate of active absorption of water exceeds the rate of transpiration. तो मूल दाब वह जल स्थितिक दाब है जो कि मूल के जाइलम में निर्मित होता है उस परिस्थिति में जब जल के सक्रिय अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक हो जाती है. अर्थात वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की जितनी हानि होती है उससे कहीं अधिक मात्रा में जल सक्रिय रूप से यदि अवशोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मूल के जाइलम में जल एक दबाव में आ जाता है या एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है क्योंकि ऊपर वाष्पोत्सर्जन में उतनी हानि नहीं हो रही है लेकिन उससे अधिक मात्रा में जल मूल के द्वारा अवशोषित हो रहा है. तो मूल के द्वारा एक प्रकार का जल स्थितिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मूल के जाइलम में उपस्थित जल पे होता है जो जल को नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है. इसी जल स्थितिक दाब को मूल दाब या रूट प्रेशर कहा जाता है. और चूंकि मूल के द्वारा निरंतर जल अवशोषित हो रहा है और यह नीचे से जल को ऊपर की ओर धकेलता है तो ऐसा माना गया कि यही मूल दाब या रूट प्रेशर जो है वह रसारोहण के लिए उत्तरदायी है और इसमें जल को मूल दाब के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर धकेला जाता है और जल का ऊपरी मुखी चालन होता है. सो वाटर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वाटर इज पुश्ड फ्रॉम बिलो ड्यू टू रूट प्रेशर because excess water is absorbed actively by the roots and hence there is a pressure in the root xylem, positive pressure in root xylem which pushes the water present in root xylem towards the upper side or towards the upward direction in the xylem of the stem. Root pressure is observed in conditions of optimum metabolic activity and reduced transpiration. तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि मूल दाब केवल उन्हीं स्थितियों में निर्मित होता है जब पादप में उपापचयी गतिविधियां इष्टतम दर से हो रही है यानी पादप में उपापचय भली भांति चल रहा हो और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो. अर्थात यदि उपापचय कम है और वाष्पोत्सर्जन अधिक है तो उस स्थिति में मूल दाब निर्मित नहीं होता है. मूल दाब वर्षा की ऋतु में अधिकतम होता है उन पादपों में जो कि उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं और बसंत ऋतु में अधिकतम होता है उन पादपों में जो कि शीतोष्ण आवासों में पाए जाते हैं. रूट प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग रेनी सीजन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन टेम्परेट हैबिटेट्स. Although root pressure developing xylem of the roots can raise water to a certain height, but it does not seem to be an effective force in ascent of sap due to following reasons. तो चूंकि रूट प्रेशर मूल के जाइलम के द्वारा लगता है और यह जल को ऊपर की दिशा में धकेलता है तो ऐसा माना जा सकता है कि कुछ सीमा तक जल का रसारोहण मूल दाब के द्वारा हो सकता है या कुछ ऊंचाई तक जल को मूल दाब के द्वारा भी रसारोहित किया जा सकता है लेकिन फिर भी यह एक दक्ष बल नहीं है रसारोहण की क्रिया में. और इसको दक्ष नहीं मानने के जो कुछ कारण हैं वो इस प्रकार से हैं. पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ रूट प्रेशर इज वेरी लो. जो मूल दाब का मान होता है वो बहुत कम होता है. सामान्यतः पादपों में जब इसको मापा जाता है, इसका मापन किया जाता है, व्हेन इट इज मेजर्ड इन प्लांट्स इट इज नॉर्मली बिटवीन 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मूल दाब का मान लगभग 1 से 2 वायुमंडलीय दाब के बीच होता है और प्रयोगों के द्वारा यह देखा गया है कि एक वायुमंडलीय दाब के द्वारा लगभग 10 मीटर या 30 फीट की ऊंचाई तक जल को रसारोहित किया जा सकता है. वाटर कैन बी ट्रांसलोकेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन अप टू अ हाइट ऑफ 30 फीट यूजिंग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यदि 1 से 2 वायुमंडलीय दाब मूल दाब का मान होगा तो अधिकतम जिस ऊंचाई तक जल जा सकता है वो 30 से 60 फीट हो सकता है. यानी इस ऊंचाई तक के पादपों में संभवतः रसारोहण मूल दाब के द्वारा हो. लेकिन अनेक पादप जो इससे अधिक लंबे होते हैं, जो 100, 200 या 300 फीट तक भी लंबे हो सकते हैं, उनमें मूल दाब के द्वारा जल का रसारोहण नहीं हो सकता. The ascent of sap continues even in absence of roots और रूट प्रेशर. ऐसा देखा गया है कि अनेक पादपों में यदि मूल अनुपस्थित हो या मूल दाब अनुपस्थित हो तब भी रसारोहण की क्रिया होती रहती है. अर्थात मूल के होने से या मूल दाब के होने से रसारोहण की क्रिया प्रभावित नहीं होती. इस कारण से भी इस सिद्धांत को नहीं माना गया है, मूल दाब को एक दक्ष बल नहीं माना गया रसारोहण की क्रिया संपादित करने के लिए. यह देखने के लिए यदि हम एक लीफी ट्विग लें, एक पर्णयुक्त टहनी लें
उसको जल में काट कर और एक जल से भरे बीकर में रखें तो हम देखते हैं यह काफी समय तक स्वस्थ बनी रहती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके अंदर यद्यपि अभी भी रूट नहीं है लेकिन पर्ण स्वस्थ बनी है। इसका मतलब पर्ण तक जल का ऊपरीमुखी चालन या रसारोहण हो रहा है, जबकि मूल अनुपस्थित है। और जब मूल अनुपस्थित है तो मूल दाब भी अनुपस्थित है, अर्थात रूट या रूट प्रेशर का होना रसारोहण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। Then in gymnosperms and woody plants root pressure is altogether absent. काष्ठीय पादपों में और जिम्नोस्पर्म में मूल दाब कभी भी नहीं देखा जाता है, कभी भी नहीं पाया जाता है। और जबकि जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कि सबसे लंबे पादपों में से शामिल है, जो कुछ उदाहरण की हमने पहले बात की थी, सिकोया, मेटासिकोया, सिकोयोडेंड्रॉन, जिनकी ऊंचाई या हाइट जो है वो 300 फीट तक हो सकती है। अर्थात जो अधिक लंबे पादप हैं, यदि रूट प्रेशर के द्वारा जल का रसारोहण होता है तो उनमें रूट प्रेशर का मान भी अधिक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इन पादपों में रूट प्रेशर पाया ही नहीं जाता। और चूंकि रूट प्रेशर पाया ही नहीं जाता है तो रसारोहण भी फिर रूट प्रेशर के द्वारा नहीं हो सकता। During night when need for ascent of sap is less, root pressure is high. सामान्यतः यह देखा गया है कि पादपों में दिन में मूल दाब का मान कम होता है और रात में मूल दाब का मान अधिक होता है, जबकि रसारोहण की आवश्यकता दिन में अधिक होती है जब वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है और रात्रि में कम होती है। तो यदि रूट प्रेशर के कारण रसारोहण हो रहा है तो रूट प्रेशर दिन के समय अधिक होना चाहिए था और रात्रि के समय कम होना चाहिए था, जबकि रसारोहण रात्रि के समय कम होता है। तो इस कारण से भी चूंकि रसारोहण को हम मूल दाब के मान के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते या उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती संबंध प्रदर्शित नहीं करता है, अतः मूल दाब को रसारोहण के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। सो एज रूट प्रेशर is not proportionally correlated with ascent of sap, we can say root pressure is not responsible for ascent of sap. Root pressure is observed only during the most favorable periods of growth. मूल दाब केवल तभी पादपों में पाया जाता है जब परिस्थितियां वृद्धि के लिए अनुकूल होती है, जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। When xylem sap is strongly hypertonic to soil solution, लेकिन इस स्थिति में जब वृद्धि के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती है तो जाइलम में जो रस पाया जाता है वह अत्यधिक अति परासरणी होता है और इन परिस्थितियों में जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वह भी कम होती है। Whereas in summers root pressure is generally absent when the water requirements is high. और जब ग्रीष्म काल के अंदर जब जल के रसारोहण की आवश्यकता अधिक होती है उस समय मूल दाब अनुपस्थित होता है। अर्थात गर्मी की ऋतु में या समर सीजन के अंदर जब रसारोहण अधिक होता है उस टाइम मूल दाब पाया नहीं जाता, और जब रसारोहण की कम आवश्यकता होती है बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु के अंदर उस समय मूल दाब पाया जाता है। तो यहां पर भी मूल दाब का रसारोहण की क्रिया के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होता या प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं देखने को मिलता, इस कारण से मूल दाब को रसारोहण के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है। The rapidly transpiring plants do not show any root pressure. ऐसे पादप जो तीव्रता से वाष्पोत्सर्जन कर रहे होते हैं उनमें कोई मूल दाब नहीं पाया जाता। यदि तीव्रता से कोई पादप वाष्पोत्सर्जन कर रहा है अर्थात जल की हानि अधिक हो रही है तो ऐसी स्थिति में रसारोहण भी उसमें अधिक होना चाहिए, और यदि मूल दाब के द्वारा रसारोहण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में मूल दाब भी अधिक होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जिन पादपों में तेजी से वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है उनमें मूल दाब पाया ही नहीं जाता, अर्थात इन पादपों में जो रसारोहण हो रहा है वह मूल दाब के कारण नहीं हो रहा क्योंकि मूल दाब पूरी तरह से अनुपस्थित है। इनफैक्ट जो प्लांट तीव्रता से वाष्पोत्सर्जन कर रहे होते हैं उनमें एक नेगेटिव प्रेशर पाया जाता है, ऋणात्मक दबाव या तनाव उपस्थित होता है। इनफैक्ट इन रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स द water present in xylem is under a negative pressure rather than a positive pressure, which is called as root pressure. The amount of exudation due to root pressure is quite low compared to the rate of passage of water through the xylem. जब पादप के तने को काटा जाता है तो मूल दाब के द्वारा कटे हुए तने में से जल का बाहर निकलना देखा जा सकता है, लेकिन ये जो जल के बाहर निकलने की दर होती है, जो रस बाहर निकलता है, वो इतनी कम मात्रा में निकलता है कि उसके द्वारा हम पादप के अंदर तीव्र गति से होने वाले रसारोहण की क्रिया को नहीं समझा सकते। रूट प्रेशर डिसअपियर्स इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियां होती है उनमें मूल दाब विलुप्त हो जाता है या पादपों में नहीं पाया जाता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत पर्यावरण परिस्थितियों में भी रसारोहण की क्रिया होती रहती है।
तो चूंकि रसारोहण हर परिस्थिति में होता रहता है, तो मूल दाब के कारण यदि रसारोहण होता है तो मूल दाब का भी हर परिस्थिति में पादप में विद्यमान होना या पाया जाना आवश्यक था, जबकि ऐसा होता नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशन में रूट प्रेशर प्लांट्स में पाया ही नहीं जाता, जबकि एसेंट ऑफ सैप होता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में फिर रसारोहण के लिए कोई अन्य बल उत्तरदायी होगा, क्योंकि मूल दाब अनुपस्थित है। However, we can say that root pressure may be helpful in re-establishing continuous water chains in xylem, which often break under enormous tension created by transpiration. तो इन सभी तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रसारोहण की क्रिया के लिए यद्यपि मूल दाब उत्तरदायी नहीं है, लेकिन मूल दाब का कुछ योगदान हो सकता है जब तीव्र वाष्पोत्सर्जन के कारण पादप के अंदर जो जल का स्तंभ है या वह यदि किसी कारण से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इस जल स्तंभ को पुनः बनाने में, री एस्टेब्लिश करने के अंदर नीचे से पॉजिटिव प्रेशर के कारण यदि जल ऊपर की तरफ धकेला जाता है, तो यह जल स्तंभ यदि किसी कारण से तेज वाष्पोत्सर्जन के कारण या नेगेटिव प्रेशर के कारण या टेंशन के कारण टूट जाता है, तो मूल दाब के द्वारा उसको पुनः एस्टेब्लिश कर दिया जाता है या पुनः बना दिया जाता है। यह योगदान संभवतः मूल दाब का हो सकता है, लेकिन रसारोहण की क्रिया में मूल दाब का योगदान नहीं होता। फाइनली, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रूट प्रेशर, मूल दाब को प्रदर्शित करना। तो यद्यपि मूल दाब पादपों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पाया जाता है, जिसको इस प्रयोग के द्वारा हम प्रदर्शित भी कर सकते हैं। यदि हम एक गमले में लगा पादप लें, जो कि गमला वेल इरिगेटेड हो, पूर्ण रूप से सिंचित हो, और पादप को यहां से तने को काट दिया जाए, यानी ऊपर का भाग जो है काट दिया जाए, और इस कटे हुए भाग पर एक कांच की नलिका लगा दी जाए और कांच की नलिका से एक मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जाए। तो कुछ समय के पश्चात हम ये देखते हैं कि मैनोमीटर में यह जो मरकरी है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तने के कटे हुए भाग से जल ऊपर की ओर निकलता है, यानी रूट प्रेशर के द्वारा जल ऊपर की ओर आता है। यह जल इस नलिका में जल को धकेलता है, और जब इस नलिका में जल को धकेला जाता है तो मैनोमीटर में जो पारा है वह धकेला जाता है, और उसके कारण से यह पारा या मरकरी मैनोमीटर में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो हम ये इस आधार पर हम ये इस प्रयोग के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कुछ मात्रा में मूल दाब जो है वो पादपों में निर्मित अवश्य ही होता है। If leafy top a plant is cut off, the stem frequently bleeds. यदि किसी भी पादप का तना काट दिया जाए तो तने के कटे हुए भाग से कुछ रस बाहर निकलता है, और यह जो रस बाहर निकलता है वह वस्तुतः मूल दाब के कारण ही निकलता है। And if a fine glass tube with manometer is attached to the cut stem of actively growing plant, water is forced up through the stem into the glass tube and then into the manometer, indicating the root pressure is operating. तो इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि रूट प्रेशर पादपों में निर्मित होता है, यद्यपि इसका रसारोहण की क्रिया में कोई विशेष योगदान नहीं होता है। So this is all about vital force theories and root pressure theory of ascent of sap. तो यह आज हमने बात की जैविक बल सिद्धांतों के बारे में और मूल दाब सिद्धांत के बारे में। अगले प्रस्तुतिकरण में मैं भौतिक बल सिद्धांतों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन फिजिकल फोर्स थ्योरीज फॉर ascent of sap. Thanks for watching.